नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 25 मई से 31 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्यटन, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्थिरता क्षेत्र के वैश्विक नेताओं को जोड़ने के उद्देश्य से TOURISE टूरिज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब ने टूरिज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है, वैश्विक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि पर्यटन, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्थिरता के क्षेत्र में विश्व के नेताओं को, विश्व में जो अग्रणी देश हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। सऊदी अरब ने वैश्विक पर्यटन के भविष्य को बढ़ावा देने के लिए, उसे आकार देने के लिए टूरिज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है। इस मंच का उद्देश्य है पर्यटन, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्थिरता के क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को एक साथ लाना। टूरिज्म का लक्ष्य है प्रौद्योगिकी, निवेश और स्थिरता के माध्यम से वैश्विक पर्यटन में सऊदी अरब की भूमिका को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे उच्च रेजुलेशन वाली, मतलब हाई रेजुलेशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत ने लॉन्च किया है। भारत ने हाल ही में BFS लॉन्च किया है। BFS जो है हाई रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। यह उच्च रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है भारत ने। यह प्रणाली भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने विकसित किया है और इसे भारत के पूर्वानुमान प्रणाली BFS कहा जा रहा है। BFS एक पूरी तरह से स्वदेशी प्रणाली है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी IITM ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? भारत बन गया है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब हमसे 3 देश और आगे हैं। कौन कौन से? जर्मनी, चीन और अमेरिका। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर जापान था जिसे भारत ने उसे जापान को पीछे छोड़ा है और भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। भारत की चौथी बड़ी सबसे इकोनॉमी जो बना है, यह भारत का जो इकोनॉमी है 4.187 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है। 4.187 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है, जबकि जापान की जो इकोनॉमी है 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। इसे पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने तटरेखा की लंबाई को संशोधित किया है। इसके अनुसार देश में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात पहले भी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य था। अब संशोधित तटरेखा के बाद भी गुजरात सबसे बड़ी तटरेखा की लंबाई वाला राज्य है। भारत सरकार ने अपनी तटरेखा की लंबाई को संशोधित कर दिया है। इसके अनुसार गुजरात की तटरेखा 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी है। दिसंबर 24 में यह हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत की तटरेखा की लंबाई जो पहले कितनी थी 7516.6 किलोमीटर कितनी थी भारत की पहले लंबाई, भारत के तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर लंबाई थी, जो अब बढ़कर हो गई है 11,098.8 किलोमीटर। 11,098.8 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है? अब 11,098.8 माइनस 7516.6 ये हो जाएगा 2,2,8,5 3,000
582.2 किलोमीटर वृद्धि हुई है। भारतीय तटरेखा की लंबाई में 7516.6 किलोमीटर से 3582.2 किलोमीटर बढ़ने के बाद से 11,098.8 किलोमीटर हो गई है। और तटरेखा की सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात की आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरणीय यात्रा और वन्य जीवन पर्यटन को एक साथ जोड़ते हुए देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन मतलब कि वैसा ट्रेन जिसके चारों तरफ से शीशा का या फाइबर का वो कवर लगा हुआ रहता है, जिसमें उस ट्रेन में बैठे बैठे सफारी का आनंद पर्यटक लोग सफारी का आनंद उठा सकते हैं। तो वैसे विस्टाडोम ट्रेन लॉन्च की गई है भारत में पहली बार, और यह लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, जो कि वन्य जीव पर्यटन और पर्यावरणीय यात्रा को एक साथ जोड़ती है, जिसका उद्देश्य है 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट, मतलब कि 3 जंगलों को एक साथ इसमें जोड़ा गया है, जिसमें ये ट्रेन जो है विस्टाडोम ट्रेन यह 3 जंगलों को आपस में जोड़ती है और पर्यटकों को एक साथ 3 जंगलों में घूमने का आनंद उन्हें देती है। इसके तहत दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट और किशुनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इन तीनों को एकीकृत किया गया है। ये जो ट्रेन चलेगी इन तीनों अभ्यारण्यों में ये ट्रेन एक साथ यात्रा का अनुभव कराएगी अपने पर्यटकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 अर्थात स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 जारी की गई है, किस शहर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सूरत ने। गुजरात का सूरत शहर हाल ही में जारी स्वच्छता रैंकिंग 2025 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि इंदौर पहले स्थान पर है। इंदौर प्रत्येक साल की भांति इंदौर पिछले 7-8 सालों से ऐसा हो रहा है कि इंदौर पहले स्थान पर है स्वच्छता रैंकिंग में, और इस साल भी इंदौर पहले स्थान ही प्राप्त किया है, जबकि दूसरा स्थान सूरत को प्राप्त हुआ है। गुजरात का शहर सूरत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह जो स्वच्छ भारत अभियान है, जब स्वच्छता की बात हो रही है तो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। कब? 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ था, और 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले से। इसके अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2024 जारी किया गया है, इस 2025 जारी किया है, इस स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर पहले स्थान पर है, गुजरात का शहर सूरत दूसरे स्थान पर है, और मुंबई का नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर लगातार 7वीं बार है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इसे बनाया गया है इंदौर को। इस शहर ने 100% 100% कचरा पृथक्करण, उन्नत खाद्य निर्माण तकनीक और डिजिटल कचरा निगरानी प्रणाली लागू करके अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला रेस 2 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा फार्मूला रेस 2 जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कुश मैनी बने हैं। कुश मैनी फार्मूला रेस 2 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय मोटर स्पोर्ट्स के कुश मैनी पहली बार फार्मूला रेस 2 जीते हैं। उन्होंने मोनाको ग्रांड प्री स्प्रिंट में रेस में जो हुआ था, मोनाको ग्रांड प्री स्प्रिंट, इसमें प्रदर्शन करते हुए पहली बार फार्मूला 2 रेस जीता है कुश मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है 25 मई को। 25 मई को घोषित किया गया है विश्व फुटबॉल दिवस। किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके 193 सदस्य वर्तमान में है, इसने 7 मई 24 को 25 मई को जो कि विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव आया था उसे पारित कर दिया है। और 25 मई को ही विश्व फुटबॉल दिवस क्यों घोषित किया गया है? तो 25 मई 1924 को, तो 1924 में जो पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों की टीमों ने उस ओलंपिक में भाग लिया था। अर्थात 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, उस पेरिस ओलंपिक में पहली बार दुनिया के
सभी टीमों ने, दुनिया के सभी क्षेत्रों के टीमों ने उस पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। और वो जो मैच हुआ, जो पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 25 मई को शुरू हुआ था, तो इसलिए 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने नई दिल्ली में क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ ने हाल ही में क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। डीआरडीओ के द्वारा मेटकाफ हाउस जो कि दिल्ली में है, दिल्ली के मेटकाफ हाउस में उन्नत क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। इसे क्वांटम क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे पेश किया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और वर्तमान में इस डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत हैं। समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और एक बात और ध्यान रखना जरूरी है कि समीर वी कामत का कार्यकाल समाप्त हो गया था डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। समीर वी कामत की नियुक्ति फिर से हुई है डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कामी रीता शेरपा किस देश के निवासी हैं? तो कामी रीता शेरपा नेपाल के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही, कामी रीता शेरपा नेपाल के निवासी है। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल के क्षेत्र में यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ने वाले कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल के निवासी हैं। और माउंट एवरेस्ट पर जब फतह करने की बात हो रही है तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम भारतीय महिला बृक्षेंद्री पाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी निजी कंपनी ने यूरोपीय कंपनी एयरबस के साथ सहयोग से कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की है? भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की है एयरबस के सहयोग से। किस कंपनी ने स्थापित की है? तो टाटा ने। किस कंपनी ने स्थापित की है? टाटा ने। यूरोपीय विमान कंपनी है एयरबस, तो एयरबस और भारतीय एरोस्पेस कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा की ही एक कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत कर्नाटक के कोलार में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह जो असेंबली लाइन है एयरबस के H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी जो हल्का और बहुउद्देशीय उद्देश्य ये हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का दर्जा दिया है? नागशंकर मंदिर, तो किस राज्य में स्थित है नागशंकर मंदिर? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, असम में है। असम में स्थित है नागशंकर मंदिर और इसी नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है। असम के नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का दर्जा दे दिया गया है। यह सम्मान 23 मई को 2025 को दिया गया विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर। तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर असम में स्थित है नागशंकर मंदिर। इसी नागशंकर मंदिर को कछुआ के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट, सैन्य अभ्यास नोमाडिक एलिफेंट भारत का किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया का। नोमाडिक एलिफेंट भारत का मंगोलिया के साथ सैन्य अभ्यास है। नोमाडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच प्रतिवर्ष यह आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों में बारी बारी से होता है। हाल ही में इसका पिछला संस्करण जुलाई 2024 में मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ था और वर्तमान में जो आयोजित हो रहा है नोमाडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास यह मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित हो रहा है और पिछली बार आयोजित हुआ था मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने
मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली रिपोर्ट जारी की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने मई 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य की पहली रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया गया है कि संक्रामक पशु रोग अब नए क्षेत्रों में और नए प्रजातियों में फैल रहा है, जिसमें से 47% में जेनेटिक क्षमता है, जिसका अर्थ है कि वो मनुष्यों में भी फैल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा कौन सा राज्य बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को कौन सा राज्य हाल ही में अपनाया है? कौन सा राज्य इसे मंजूरी दिया है? तो तमिलनाडु ने मंजूरी दिया है। तमिलनाडु के पहले कर्नाटक और गुजरात भी अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दे चुके हैं। तो औद्योगिक अंतरिक्ष नीति को मंजूरी देने वाला कर्नाटक तीसरा राज्य बन गया है। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने वाला तमिलनाडु कर्नाटक और गुजरात के बाद तीसरा भारतीय राज्य बना है। उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता बनाने के लिए तमिलनाडु के थुथुकुडी के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो द्वारा दूसरा भारतीय अंतरिक्ष बंदरगाह अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वां दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन अर्थात आसियान। आसियान का पूरा नाम क्या होगा? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन अर्थात आसियान। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। मलेशिया 2025 में आसियान शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। यह जो आसियान शिखर सम्मेलन है यह 46वां आसियान शिखर सम्मेलन है, जिसकी मेजबानी मलेशिया करने वाला है। 26 से 27 मई तक मलेशिया के कुआलालंपुर में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आसियान का मतलब है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। यह क्षेत्रीय समूह है जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के द्वारा बैंकॉक घोषणा के माध्यम से तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसकी 46वीं बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई थी और यह 46वीं आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? मलेशिया में आयोजित की गई थी। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय क्या है? तो 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इस 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का विषय क्या है? तो बदलाव के लिए नवाचार। ऑप्शन नंबर ए सही। बदलाव के लिए नवाचार। बदलाव के लिए नवाचार। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया और इसका जो थीम है बदलाव के लिए नवाचार अर्थात इनोवेट टू ट्रांसफर। इनोवेट टू ट्रांसफर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन हो रहा है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित किया जा रहा है अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम क्या है? भारत में अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान विकसित किया जा रहा है, जिसे क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी ई हंसा। ई हंस क्या नाम दिया गया है? ई हंस। यह जो ई हंस है यह 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। भारत आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अगली पीढ़ी का यह 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान इलेक्ट्रिक हंसा अर्थात ई हंसा विकसित कर रहा है। यह जो ई हंसा है यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। ई हंसा जो है हंसा 3 अगली पीढ़ी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है किफ़ायती और स्थानीय विमान प्रशिक्षण का समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जिला अपनी पूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है? और सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है भारत का? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दीव। दमन और दीव
का जो जिला है दीव, यह अपनी संपूर्ण बिजली मांग का पूरा हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है और ऐसा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, जिसकी क्षमता इसकी क्षमता है 11.88 मेगावाट। जब सौर ऊर्जा की बात हो रही है, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री वर्तमान में कौन है भारत सरकार के? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो सचेत ऐप जो है यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा सचेत ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप जो है यह बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, जंगल की आग, हिमस्खलन, तूफान, आंधी, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रियल टाइम जियो टैग चेतावनी प्रदान करेगा। क्या? सचेत ऐप। सचेत ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रवाह पोर्टल जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है प्रवाह पोर्टल। जब आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में यंग एंड हिल्टन कमेटी की सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में और इस आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल नामक संस्था शुरू किया है। प्रवाह पोर्टल जो 1 मई 2025 से सभी हितधारकों को प्रवाह पोर्टल के माध्यम से आधिकारिक रूप से शुरू करने का आरबीआई ने घोषणा किया है। यह इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है यह रेगुलरिटी अप्रूव के लिए सुविधाजनक, पारदर्शी और ट्रैक योग्य प्रक्रिया प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यह स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सहित। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है यह भारत सरकार के द्वारा नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है। यह उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान है। यह पुरस्कार नर्स और समाज सेविका फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में दिया जाता है, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है, नर्सों को दिया जाता है। भारत में नर्सों को दिया जाने वाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है। धन्यवाद।